दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 की। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बहुत दिनों के बाद। नमस्ते सभी को। स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। सुधा पाठक जी सेमेस्टर 4 और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज जी हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं। रुक्मणी शर्मा जी हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। पुष्पा तुरे जी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, बहुत दिन बाद आई हुई हैं, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। इसके अलावा 3-4 लोग और जुड़े हुए हैं शायद। इसके अलावा पुष्पा जी नहीं, 4 लोग और जुड़े हुए हैं, उनके नाम इसमें शो नहीं हो रहे हैं शायद। उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे बीएसबी में, और ये सेमेस्टर 3 पे था। सेमेस्टर 3 लगभग बीएसबी में भी खत्म होने वाला है। 1 ही 2 चैप्टर और बाकी रह गए हैं। उसके बाद सेमेस्टर 4 के चैप्टर भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। सेमेस्टर चाइनीज का तो खत्म हो गया है। सेमेस्टर 3 चाइनीज में सेमेस्टर 4 चल रहा है और वो भी खत्म होने के कगार पर है। 3-4 और चैप्टर बाकी हैं। आयुर्वेद बचा हुआ है, जिसमें आयुर्वेद में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों शायद बाकी है। तो हम लोग आयुर्वेद पर थोड़ा चर्चा करते रहेंगे और कोशिश हमारी ये है कि हम सेमेस्टर 4 को पूरा पिकअप कर लें। सेमेस्टर 4 को हम लोग टेकअप करना चाहते हैं पूरा, 3 और 4, और कोशिश करेंगे हम लोग 15 तारीख तक कर लें। नहीं तो 15 तारीख तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम लोग कुछ दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप लोग उपस्थित न रहें तो भी मैं डाल सकता हूं, और उपस्थित रहेंगे तो 1 तारीख की बात करना पड़ेगा, कुछ दिनों का विलंब चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे वात पित्त कफ में, हम लोग आ गए थे व्यान वायु तक। हम लोगों ने पढ़ लिया था, पढ़ा था ना तिवारी जी? यहीं तक था ना, व्यान वायु तक। अब लोग समान वायु की बात हम लोग कर रहे हैं। जी सर। समान वायु को उन्होंने कहा स्वेद दोषाम वाहिनी श्रोतांसी समिधिष्ठितः अंतरग्नेश्च पार्श्वस्थ समानो अग्निबल प्रदः। यानी स्वेद और दोष माने दोष जो है, जहां कहीं दोष की बात आएगी वहां हमारे पास 3 दोष, वात पित्त कफ, तीनों को कहा जाएगा। तो ये समास में व्यक्त है। स्वेद माने पसीना, वात आदि दोषों, और अम्ब माने जल का वहन करने वाले स्रोतों में श्रोतांसी समधिष्ठित है, स्रोतों में आश्रित है। क्या है? अंतः अग्नेश। अंतः माने अंतः अग्नि। अंतर अग्नि कौन है हमारे पास? हमारे पास अंतः अग्नि सबसे बड़ी अग्नि कही जाती है। कौन सी? जठराग्नि। उसको हम लोग, हाँ, वो 13 अग्नियों में से सबसे प्रबल अग्नि के रूप में उसको अंतः अग्नि कहा गया। मतलब अंतर में जो अग्नि है तो वो सबसे अधिक कही गई है, तो वो जठराग्नि है। उसके जठराग्नि के समीप में रहे, उसके पार्श्व में, पार्श्वस्थ मतलब पार्श्व में रहती है। क्या है? समानो अग्नि बल प्रदः। ये क्या है? समान वायु है, लेकिन करती क्या है? ये अग्नि के बल को बढ़ाती है। यानी इस जठराग्नि के बल को बढ़ा, उसी के बगल में रहती है और पड़ोसी है, और पड़ोसी धर्म का निर्वाह कर रही है। और क्या कर रही है ये वायु? क्या कर रही है? ये अग्नि पड़ोसी के उल्लास को, उत्साह को बढ़ा दे रही है, उसके बल को बढ़ा दे रही है। ऐसे यही समाज में होना चाहिए कि अगर आप रह रहे हो बगल में, तो बगल वाले का बल बढ़ जाए, तो वही कर रही है। उसके जठराग्नि के समीप रह रही है समान वायु, और जठराग्नि के बल को बढ़ा दे रही है। तो इस पर उनका क्लेरिफिकेशन वो है जो मॉडर्न साइंस है कि स्टमक और ड्यूडेनम को हिंदी आप थोड़ा सा कठिन है इसमें। अग्न्याशय माने वो आमाशय माने आमाशय स्टमक का है, और पक्वाशय माने जो है हमारा ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जस्ट स्टमक के बाद आता है। में विचरण करने वाली समान वायु यहाँ पर मेन रहती है।
यानी स्टमक और एलाई, वो एसआई, एसआई और स्टमक का मेन वो है। अन्न ग्रहण कर जठराग्नि को अगर बल प्रदान करेगी तो पचा देगी, और फिर क्या करेगी, फिर इस क्या करेगी, ये क्योंकि डुडेनम पार्ट है एसआई का, तो सार अंश को और मल को अलग अलग कर देगा, और फिर उसको जहां जहां जाना है सार रस को ग्रहण कर लेगा और मल को अलग कर देगा। तो पाचक रस डाइजेस्टिव सिक्रेशन जिन स्थानों पर आहार द्रव्यों पर क्रिया करते हैं वे स्थान कौन है, आमाशय, आम माने अपक को, मतलब अभी पका नहीं है, अनराइप, अनराइप फूड है, अनराइप फूड है, और उसमें आश्रय स्थान उसका आमाशय माने आश्रय स्थान हो गया। तो ये गृहिणी दुर्नम और छोटी आत्म है, यहीं पर इसका आश्रय स्थान है, और यहीं पर ये पाचक अग्नि क्या है, वही हमारी जठराग्नि। पाचक अग्नि को समान वायु सहायता प्रदान करता है, इस अग्नि को ये सहायता प्रदान करती है और भोजन का पाचन आपका ठीक से हो जाता है। अगर ये ठीक न हो तो इसका मतलब ये समान वायु कहीं हमारी प्रबल नहीं है ना। वो तो और ऑब्जेक्शन है। जब देखिए अभी एक वहां पर पढ़ा आपने पिछली वाले उसमें, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक कंसेप्ट आप नोट करिए, मतलब कहीं नोट शब्द नोट करिए, वहां लिखा था कि जो एसआई में होता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, सब एब्जॉर्ब नहीं करती, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन कर, सबको नहीं कर रहा है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यही वो भी कर रही है, किडनी भी, और यही हमारी एसआई भी कर रही है, सेलेक्टिव, जिसको चाहती है उसको क्यों लेती है, सबको नहीं लेती, तो उनको इसको सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन किया और यहाँ पर उसने एब्जॉर्ब किया और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन किया और फिर मल भाग को अलग कर दिया। ये समान वायु का कार्य है। इसमें आयुर्वेदिक के हिसाब से समान वायु की विकृति पर क्या होगा, कब्ज हो जाएगी, क्यों, मूवमेंट धीमा हो जाएगा, मंदाग्नि हो गया, अग्नि कोई बढ़ाती तो अग्नि डायरिया हो जाएगी। तो आहार पाचन में समान वायु दो प्रकार से इनमें लिखा हुआ है। पाचक रस को उसके कार्य क्षेत्र में पहुंचाना भी काम है, ठीक है, और उदर और आंतों में गति उत्पन्न का पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट जो हम लोग वहां कहते हैं वो ये उसका काम है समान वायु का। तो अगर पेरिस्टाल्टिक को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आयुर्वेद के साथ समान वायु में हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि ये कैसा प्रथम कार्य में जो पहला वाला यानी पाचक रस को कार्य पहुंचाने का काम करता है वेगस तंत्रिका करती है। केवल वेगस तंत्रिका ऐसी है जो क्रेनियल नर्व जिसको बोलते हैं, और क्रेनियल नर्व संख्या 10 होती है। तो ये 10 जो है रोमन 10, तो रोमन 10 में जो आपका वो है तो वेगस तंत्रिका होता है। इस तंत्रिका की प्रेरणा से पाचक रसों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। यानी पाचक रस या समान वायु में कहीं कमी हो तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम लोग करना है वेगस तंत्रिका में करना है। और वेगस तंत्रिका को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप कभी इसमें आरएमएम एलएमएम में लगाना चाहेंगे तो हमेशा फिंगर नंबर 9 पे आप करेंगे या एनर्जी नंबर 9 पे करेंगे। वेगस तंत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर पे हमेशा करेंगे। तो ये समझ लीजिए, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको कि 9 नंबर क्यों करेंगे। इस तंत्रिका के बढ़ने से पाचक रस बढ़ जाती है। इसके विपरीत प्रभाव अनुकंपी तंत्रिकाओं द्वारा होता। अगर इसका विपरीत करना हो तो अनुकंपी तंत्रिकाएं माने जो हमारा दो तरह के है ना, सिंपैथिक, तो सिंपैथिक तंत्रिकाओं का हो जाता है। वो अंतर्गति मतलब इंटेस्टाइन मूवमेंट में, इंटेस्टाइन वॉल में जो, अब देखिए मोटर नर्व और सेंसरी नर्व जहां दोनों है, तो मोटर नर्व के प्लेक्सेस और सेंसरी नर्व के प्लेक्सेस सब वही, प्लेक्सेस माने जाल है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जाल है जो आगे चल करके और एक दूसरे का एक 3-4 मिल जाते हैं, वहां पर एक जाल बना लेते हैं। तो वही उसमें लिखा कि इन्हीं का सब कारण होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होते हैं, ठीक। और आंतों में होने वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इसकी वॉल में, जो आंतों की वॉल में इलास्टिसिटी बनाए रखने का काम जो है इन्हीं जालिकाओं का, इन्हीं ब्लड प्रेशर काम है कि इनका जो इलास्टिक है, क्योंकि कितना ये एब्जॉर्ब करेंगे, कितना इलास्टिक होंगी, ये भी इनका काम है। तो इन दोनों जालिकाओं का मतलब इन प्लेक्सेस का संबंध किससे है, पैरासिम्पैथिक से है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार कार्य में क्या करेगी, मंद कर देगी, कहीं मंद कर देगी, कहीं बढ़ा देगी। तो दोनों घटाना और बढ़ाना दोनों काम है।
दोनों जालिकाओं का कार्य देखिए, इन प्लेक्सेस का काम क्या है कि अन्य किसी तंत्रिका से संबंध विच्छेद होने पर भी ये काम होता रहे, ये मूवमेंट न रुके, इसलिए इन प्लेक्सेस की रोल है, ये इनका प्लेक्सेस का रोल है। तो प्लेक्सेस पे हम लोग प्लेक्सेस पे अगर हम लोग कभी करना होगा तो हम लोग दो मेरिडियन हमारे पास हैं, गॉलब्लैडर मेरिडियन और यूबी मेरिडियन, जिसमें आपके प्लेक्सेस के बहुत बारे में बहुत से आपको दिए हुए हैं। और डॉक्टर वॉल की किताब ट्रीटाइज नंबर 3। तो 3 और 4 हमारे लिए सहयोगी हैं कि अगर प्लेक्सेस के बारे में बहुत जानना है तो हम प्लेक्सेस के बारे में उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कहीं नोट कर लीजिए कि प्लेक्सेस में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली गॉलब्लैडर मेरिडियन और यूबी मेरिडियन। समान वायु के संतुलन क्या होगा, वही चीजें, भोजन की अतिमंद या बहुत तेज, हाइपर या हाइपो, अपच, दस्त, गैस, कमजोर पाचन, कमजोर पोषण, मतलब पोषण क्या मतलब नेचुरली पाचन जो होगा पोषण कम होगा, ऊर्जा कमी या पानी कमी हो जाएगी, क्योंकि स्वेद दोषाम्ब वाहिनी लिखा हुआ है, ये समान वायु के होंगे तो वो जल वाला जो है, जल की कमी होगी तो भी वो वायु जो है कम होगी, क्योंकि वहां निवास नहीं करना चाहेगी, इसका ये अर्थ है। फिर अपान वायु आ गई, वृषणम वस्त्र मेढ़म च नाभ्यूरु वंशम गुदम अपान स्थान मंत्रस्थ शुक्रमूत्र शक्रंति च, ये होता है। यानी अंडकोश में, वस्ती में, मूत्राशय में, मेढी पुरुष मूत्रेंद्रिय में, नाभि में, उर्व में, वंक्षण में, गुदा में, ये सब अपान वायु के स्थान हैं। 5वीं वायु है जो बिल्कुल नीचे स्थित है। आंतों में रहने वाली अपान वायु शुक्र, मूत्र, मल, आर्तव और गर्भ को बाहर निकालने में सहायक होती है। यह जो है आयुर्वेद का अपना कंसेप्ट है कि दोनों टेस्टिस में और यूनिट ब्लैडर में, मूत्रेंद्रिय में, नाभि में, उर्व में, दोनों वक्ष में, मलद्वार रेक्टम में और आंत, ये अपान वायु के स्थान है। जब स्थान की बात आए तो हम समझ जाए कि सबसे बात जो है ये अपान वायु है, बिल्कुल नीचे, सब नीचे की तरफ है अपान वायु। अब ये क्या करती है, ये वीर, मूत्र, मल, आर्तव, मेंसेस को और गर्भ को उचित समय बाहर निकालती है जब हम, तो उनके लिए ये सहायक है। बड़ी आंतों में, मलाशय में और पेल्विक कैविटी में होने वाली तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण होगा। तो यानी इसको जोड़ा हुआ है मॉडर्न साइंस से कि जो तंत्रिका जो है नर्वस सिस्टम है वो जो है, और अपान वायु इसके साथ दोनों का, भाई नेचुरली कोई नियंत्रण ब्रेन कर रहा तो इस क्षेत्र में होने वाली एक्शन क्रियाओं, वॉलंटरी एक्शन का नियंत्रण सोमैटिक नर्वस सिस्टम द्वारा करा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कहा गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अंतर यह है कि आप जो अपनी इच्छा से करते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का भाग बनेगा, उसको कहा जाता है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपका नियंत्रण नहीं होता है, बस ये अंतर है और कुछ नहीं है। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि जब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत पूरा बताया था, तो पेरिफेरल बताया था, उसने बताया था, उसमें एक बताया था कि जो आपके कंट्रोल में है वो आपके कंट्रोल वाली है, उसको सोमैटिक बोलेंगे, और जो कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक है, वो आपके अलग है। एक प्रश्न आज कोई पूछ रहा था सेमेस्टर 3 में शायद, कि ये प्रश्न आ रहा था कि क्या ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये कहाँ से आएगा, ये किसी पेरिफेरल में आएगा कि उसमें आएगा। तो पीएनएस का ही जो पार्ट था, जब पीएनएस जो पहला लेक्चर उसमें हुआ था, उसमें बताया था स्पेशली कि पीएनएस का जो भाग होगा उसी में दो भाग में मोटर नर्व जब जाएंगी तो दो सिस्टम को क्रिएट करेंगे। एक आपका मोटर नर्व जो है एक गई, जो आप मसल्स में जाएंगी तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का भाग हो जाएगा। लेकिन जो मोटर नर्व जा रही है बाहरी, उसमें वो भाग आपका किसका होगा, वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होगा। उसी में तो है ये आपकी दोनों सिस्टम, उसी में दोनों सिस्टम है जो हमारे पैरासिम्पैथिक, सिंपैथिक। तो अगर यही कारण सोमैटिक इसलिए कहा गया कि अगर आप परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो आप उसको रोक सकते हैं। तो इसीलिए हर जगह दो क्या कहते हैं, दो रास्ते, दो द्वार बनाए गए हैं, और उन दोनों, एक द्वार का नियंत्रण जो है सोमैटिक करती है, बाहरी द्वार का सोमैटिक, और अंदरूनी द्वार का जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ये
प्राय क्षेत्र की अनुकंपी प्रतिकाओं की उद्दीपकता धारण कार्य होता है। देखिए अनुकंपी, जो अनुकंपी माने सिंपैथिक, तो सिंपैथिक तंत्रिकाओं की उद्दीपकता से धारण कार्य होता है, धारण करने का। और परानुकंपी माने पैरासिम्पैथिक से क्या होता है, निष्कासन कार्य होता है, बस ये। तो इसमें इनमें क्या करते हैं, ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, एक हाइपो, आप पढ़ेंगे प्लेक्सिस पढ़ेंगे तो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, क्योंकि हम लोग कहीं पढ़ाया नहीं गया लेकिन आगे चल के पढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस आपका लेफ्ट साइड में आपको कहीं कहीं दिखाई जाता है कि वहां पर लेफ्ट साइड में नाभि के नीचे लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है, वही प्लेक्सिस है। और पेल्विक प्लेक्सिस है, ये ऑक्कट तंत्रिकाएं भाग लेती, ये इतने इनका रोल है। तो ये प्लेक्सिस हम लोगों ने अलग से पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं बीएचबी में देख सकते हैं, किसी में मिल जाएगा। कब देखिए असंतुलन क्या होगा, कब्ज होगा, दस्त होगा, और ये मेंसेस की प्रॉब्लम होगी, प्रजनन संबंधी रोग होगा, कमर दर्द होगी। अब ये उसी का डिटेल जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का ये, इसको जब वो पढ़ लीजिए तो इसको जरूर पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएंगे, इसी को समझ में आएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पे। तो ये व्यान वायु पूछा जाता है, संपूर्ण शरीर है उसका, हृदय और संपूर्ण शरीर। हृदय में संपूर्ण, हृदय भी लिख लीजिएगा आप, व्यान वायु, संपूर्ण शरीर और हृदय, तो ये है। और कौन कौन क्या करता है इस पर जो है, अब इसका इन्होंने संक्षिप्त कहा कि देखिए और सब तो बना हुआ है, तो इन्होंने ये बताया, और सब छोड़ दीजिए, ये कोई भी जो मूवमेंट की बात होगी, वो मूवमेंट की बात जहां कहीं आएगी वहां वात जो है आपका एक्टिव होगा। क्या करेगा, देखिए यहां से पढ़िए चौथी लाइन, वात अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सांस की गति, पलक झपकाना, मांसपेशियां, उसकी गति, हृदय की धड़कन, समझ, फैलाव और संकुचन, कोशिका घटकों की गति और स्नायु कोशिका में संयोगी गति आदि। नर्वस सिस्टम को जो चलती है, कोई भी गति की बात आएगी तो ये गति से मतलब यही है। तो मनोभावों का नियंत्रण भी करता है, ताजगी करता है। ये कहा, ये हम लोग कहा था, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि ताजगी घबराहट, कौन सा व्यान वायु में था, व्यान वायु में था डर, उत्तेजना, दर्द, कंपन, ऐंठन, ये था। तो ये प्रमुख स्थान बड़ी आंत, पेल्विक बोन्स और त्वचा, कान, जांघ है। अब क्या है, देखिए उत्तरदायी मल त्याग, अधो वायु, क्योंकि मूवमेंट है, मूत्र त्याग, छींकना, डकारे, जम्भाई, उल्टी, खाना पीना, सुखाना, सोना, इजैकुलेशन, ये सब कोई है तो अगर इनमें कोई है तो उपचार बाद का करेंगे। पित्त दोष, स्वेदो रसो रसिका, रुधिर, मामाशयश्च, पित्त स्थानानि, तज्जाप्यांतरशयो विशेषण पित्त स्थानम। स्वेद माने स्वेट, हम लोग पसीना, रज लस्सिका, रज हम समझ रहे हैं, रज में दोनों है, स्पर्म और ओवा दोनों, लस्सी का लिम्फ, स्वेदो रस्सी का लिका, रुधिर और रक्त और आमाशय, रुधिरम आमाशयश्च, आमाशयश्च मतलब रुधिर और आमाशय दोनों के पित्त के स्थान है। आमाशय और पक्वाशय पित्त का विशेष स्थान है। देखिए आमाशय, अब देखिए इसको जोड़िए, पित्त दोष में जहां जहां आप दोनों को धीरे धीरे करके, अभी नहीं, जब पढ़ लीजिएगा सब तो फिर ये देख लीजिएगा कि कौन वायु और कौन दो पित्त और कौन कफ एक जगह आसपास रहता है, तो आपको फिर आगे ट्रीटमेंट में और आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये कहां पर ये मध्य आमाशय का भाग क्या कहा गया, देखिए यहाँ आमाशय को डिफाइन भी कर दिया गया, सब जगह डिफाइन नहीं होता आमाशय, तो यहाँ दिखा दिया, नाभि स्तनों के मध्य का भाग आमाशय है, ये पूरे आमाशय को उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब इसके गुण है, सस्नेह मुष्लम, तीक्ष्णम च, द्रव्य मम्बलम, सरम कटु, विपरीत गुण पित्तम, द्रव्य राशु प्रशाम्यति। वो कह रहे हैं कि जो ये गुण है, ये कैसे है, थोड़ा स्नेह वाला, सस्नेह मुष्लम, तीक्ष्णम, उष्णम, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्यम, अम्लम, द्रव्य, अम्ल, सर माने तेज, मूवमेंट के लिए, कटु, ये पित्त के गुण हैं। और जो विपरीत गुण होंगे
तो उन जो विपरीत गुण वाले द्रव्य होंगे उनसे ये प्रशाम्यति माने इसको शांत करती है। ठीक है, तो ये उसका पित्त के गुण है। देखिए वो रुक्ष, तीक्ष्ण, द्रव, उष्ण, लघु, विशद और अम्ल, कर्त, स्निग्ध। रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों कर दिया और मानसिक उन्होंने सत्य गुण कर दिया। अब ये पित्त में यहाँ पर ये, अब ये कुछ नहीं है, आगे पित्त जब पढ़ेंगे इसमें तो ये वाला जो सामान्य कर्म है वो समझ में आ जाएगा। जो पित्त का जो मेन है, जैसे चक्षु विशेषक है और कुछ आपका बुद्ध विशेष वैशेषिक है, दोनों में अंतर हो जाता है। उसी बताया कि प्राकृत पित्त क्या है, दर्शन करना। प्राकृत माने जो बैलेंस हो, प्राकृत माने अकुपित, अकुपित माने जो नाराज नहीं है, यानी बैलेंस फॉर्म में। यहाँ अकुपित माने जो नाराज है, जो बैलेंस नहीं है। तो जब भी प्राकृत पित्त में क्या होंगे, दर्शन, देखना, पचाना, शरीर की गर्मी को ठीक रखना, समय पर भूख प्यास का लगना, शरीर में मृदुता का होना। देखिए है तो उष्ण, लेकिन ये नहीं कह रहा होता है मृदु होना चाहिए, मृदुता का होना, कांति, प्रसन्नता और धारणा शक्ति का बना रहना। आप कोई चीज आपको समझ में आई तो उसको धारण भी करिए, और धारण करने का काम वहां किसका था, याद करिए, चाइनीज में स्प्लीन का सर, है? हाँ, स्प्लीन, वेरी गुड, स्प्लीन का। और एक कंसेप्शन वेसल है, अलग से कंसेप्ट कर रही है, कंसीव कर रही है, वो रोक रही है, अपने विचारों में उसको धारण किए हुए है। तो ऐसे जोड़ी, ऐसे धीरे धीरे जोड़ना भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि इकट्ठा समझ में आ जाए। धीरे धीरे जब सब समझ जाएंगे तो दिमाग आप तुरंत चलने लगेगा कि वहां कहाँ है, वहां पर क्या देखना चाहिए। तो उससे हम लोग को ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी, तब आपका दायरा बढ़ जाएगा। ठीक, धारण से बना रहना, ये सब अविकृत संभाव में स्थित पित्त के कार्य हैं। अब पांच पित्त हैं, पिच पांच, सारे पांच के हैं, वो भी पांच है, ये भी पांच है, कब भी पांच। ठीक, तो हमेशा भूलिएगा नहीं, पित्त 5 प्रकार के, कब 5 प्रकार के और 5 प्रकार के। ये प्रश्न आता है कितने प्रकार के हैं, 5, इसको मत भूलिएगा। 5 द्रव्य, 5 की बात चाइनीज कर रहे हैं, 5 की बात हम लोग भी कर रहे थे, 5 की बात यहाँ भी, हर जगह 5 है। रंजक पित्त देखिए, रंजित रक्ति करो तो रसम इत रंजकम। अब देखिए, जो पित्त भोजन के रस को रंग करके रक्त का रूप प्रदान करता है, रंजक पित्त कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम कर रहा है ये, वही क्या है, मनुष्य जीवमान, देखिए हिंदी पढ़िए, मनुष्य जीव मात्र में जो आहार रस का तेज कहा जा रहा है, उस तेज और पित्त की उष्मा के राग से वह रस लालिमा को प्राप्त होता है। लाल रंग हमारे यहाँ अनुराग का प्रतीक कहा गया है। और देखिए प्रकृति में भी वही अनुराग रंग है। वो कह रहे हैं कि रक्त पित्त की उष्मा के राग से, पित्त की उष्मा का राग और रस का, आहार रस का जो तेज है, दोनों का मिश्रण हुआ तो वो उसने पूरा होली खेल लिया, लाल हो गया। नहीं, आप देखिए प्रकृति जो है अनुकूल है, वो कैसे उसने जीव में किया इस बात को, वो लाल कर दिया, रंग कर दिया। लाल रंग अनुराग का प्रतीक है ना, तो वहां पर हीमोग्लोबिन ने किया, लेकिन फिर भी ये वही है पूरी बात। ये वही कह रहे थे, बाद में डेवलपमेंट हीमोग्लोबिन कह दिया, लेकिन कह तो वही रहे, पहले से कह रहे हैं, ऐसा नहीं किया मैंने। फिर समस्त मनुष्यों में रसों का अपना जो तेज है, इस तेज और पित्त की उष्मा को रंजन से रस, रक्त, जो रक्त बनता है, रस जो है जो लाल बनता है, वह इस पित्त की उष्मा, इस रंजक पित्त की उष्मा और आहार रस दोनों का जब मिश्रण होता है तो ये बन जाता है। ये पित्त कहाँ रहता है, ये वाला पित्त प्लीहा में और यकृत में, स्प्लीन में और लीवर में, इसके हिसाब से। ठीक, आयुर्वेद कहता है उसको रंजक पित्त की संज्ञा दी गई है। ये रस को रक्त बनाता है, रस को रक्त बनाने का काम रंजक पित्त करता है। अब रंजक पित्त को हम, क्योंकि अलग से हम लोगों ने कहीं कोई प्लॉटिंग नहीं किया है, अगर प्लॉटिंग होती उसकी तो रंजक पित्त को हम लोग कह सकते थे कि रंजक पित्त को हम लोग, लालिमा कम हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो कर देते हैं कि फिर भी हम लोग का हमें काम चल जाएगा। जल रूप रस, जल से रस माने जल के रूप में है, यकृत प्लीहा पहुंचकर लाल वर्ण हो जाता है। अब रस धातु का कुछ अंश, अब देखिए रस तो बहुत बना, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारा रक्त बन जाएगा,
ये नहीं है। इसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ अंश रंजक पित्त की सहायता से रक्त धातु का निर्माण कर देता है और वो रक्त धातु निर्माण हो गया और रक्त लाल हो गया। अब हम लोग अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो कह रहे हैं कि देखिए, जब इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन होती है तो एम्ब्रायो के रूप में भी शिशु के रक्त में निर्माण वही करते हैं। देखिए स्क्रीन करती है, और ये यहाँ जो लिख रहे हैं ये पहले लिख रहे हैं, और हम लोगों ने डेवलपमेंट बाद में किया, उसको कहा कि ये स्प्लीन और लीवर दोनों बनाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ एम्ब्रायो की स्थिति में क्या होता है कि दोनों का निर्माण यकृत और प्लीहा दोनों करते हैं, और बाद में क्या होता है, अस्थियों के जो रेड बोन मैरो होती वहां होता है, तो बाद में, लेकिन पहले तो वहीं होता है। तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि वहां से शुरुआत इसकी हो चुकी होती है। रक्त के निर्माण में कुछ बाहरी कारक भी होते हैं, और जो रस प्लाज्मा में हो, देखिए जो रस प्लाज्मा में है और संग्रह स्थान आमाशय, देखिए रक्त के निर्माण में नेचुरली ये रस के अलावा भी कुछ तत्व मिलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए उसका वही मॉडर्न साइंस से कहा हुआ है, मॉडर्न साइंस है। हीमोग्लोबिन कहा कि हीमोग्लोबिन कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में विटामिन B12 और आयरन और प्रोटीन 3 तत्व हैं, ठीक है। विटामिन B12 है और लोहा है और प्रोटीन है। तो विटामिन B12 का पूर्व रूप, हम लोग पूर्व रूप की बात कर रहे हैं आयुर्वेद में, उसकी बात कर रहे हैं। पूर्व रूप माने अभी वो दिखाई पड़े चाहे न पड़े, लेकिन उसका कहाँ आहार द्रव्यों में उपस्थित होता है, जो आपका होता है, जो हम लोग लेते हैं, उनमें ये होता है। कौन सा इसको बोलते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। ये बाहर का है, बाहर से आया, लेकिन इसको दोनों के कॉन्जुगेट करने के लिए जरूरी है कौन, एक इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हमारा कहाँ होता है, ये आमाशय में होता है। ये हमारा स्टमक की वॉल में ये होता है। तो ये दोनों एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों मिल जाते हैं, और तब जो है ये आपका पूरा काम संभव होता है, ये इनका कहना है। यदि आमाशय वॉल द्वारा अंतः तत्व की उत्पत्ति नहीं होगी तो इन तत्व का अवशोषण असंभव है, ये कह रहे हैं। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हुआ तो एक्सट्रिंसिक को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, उसको आप उसे कॉन्जुगेट नहीं कर पाएंगे, उसको मिला नहीं पाएंगे अपने पास, ये इसका है। तो रक्त रस धातु में बहिष्ठ तत्व की अल्पता होने से लाल रक्त कोशिकाओं का परिपक्व नहीं होती है। अगर कह रहे हैं कि बाहरी वाला जो है, जो आप भोजन ले रहे हैं, उसको फैक्टर की कमी है, तो ये ठीक से मैच्योर नहीं होंगी, और माइक्रोसाइटिक, माइक्रो माने बड़ा, साइटिक माने बड़े साइटिक, बड़े सेल वाले एनीमिया रोग हो जाता है। इसका मतलब कि B12 कम होने पर हमको इलाज स्टमक पे करना है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। इंटेस्टिन और न्यूट्रोपिक फैक्टर यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, ये भी तो कह रहा है। B12 कम होने पर स्टमक में इलाज किया जा सकता है। हाँ, B12 का और करते तो वही वो इंट्रिंसिक फैक्टर की हम लोग बोलते हैं ना कि कभी इसके दोनों का चाहिए ना, बाहरी वाला भी चाहिए और इंट्रिंसिक दोनों चाहिए। अगर दोनों बाहर वाला कम है, मान लीजिए भोजन ही आप नहीं ले रहे हैं या भोजन बहुत खराब ले रहे हैं, तो नहीं होगा। और अगर अंदर वॉल वाली हमारे स्टमक की वॉल गड़बड़ होगी तो नहीं हो पाएगा, उसमें वो सिग्रेशन नहीं होगा, तो फिर ये बन ही नहीं पाएगा। वही बात कर रही है। ठीक सर। तो ये वाला हो गया। और ये उन्होंने कहा कि ये, अब इसको एक और विशेषता देखिए इसकी, देखिए लिखी है कि रंजक पित्त का अग्निकर्म। हम लोगों ने कहा कि सब में अग्नियां हैं, रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र सब में है ना, हम लोगों ने कहा था। और हम लोगों ने कहा कि 7 ये हुए, और 5 हम लोगों ने कहा था द्रव्य हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सबकी अपनी अपनी अग्नियां हैं, और एक अग्नि हमारी जठराग्नि है, तो वो 13 अग्नि हुई है। तो ये कह रहे हैं कि इसका अग्निकर्म, अग्नि काम समझिए तो एक ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, रंजक पित्त का अग्निकर्म सबसे डिफरेंट है। इन्होंने कहा कि यह तब एक्टिव होता है जब आपको ऑक्सीजन कम होती है। जब ऑक्सीजन बहुत अल्प मात्रा में होती है तब ये एक्टिव होता है, और के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए तभी जनरेट होगी अग्निकर्म। लेकिन यहाँ पर रंजक पित्त का अग्निकर्म उसी समय संभव होता है जब ऑक्सीजन बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित है,
ये जो उन्होंने थ्योरी दिया है, जो चरक संहिता से आई होगी, तो ये कह रहे हैं कि बहुत अल्प बोन मैरो में जब लाल रक्त कणों के निर्माण के समय उस स्थान की लाल रक्त कोशिकाओं में संवहन रुक जाता है, निर्माण होता होगा तो उस समय ये आरबीसी में संवहन मतलब मूवमेंट रुक जाएगा, तो यानी ऑक्सीजन अल्प हो जाएगी, ऑक्सीजन अल्प हो जाएगी, उसमें ये निर्माण होता है, ये कह रहे हैं। ये इसका मतलब है कि ये रंजक पदार्थ का अग्निक्रम सबसे डिफरेंट इसे बता रहे हैं कि और सबके लिए जो मॉडर्न साइंस के लिए को इन्होंने दोनों को जोड़ा है, अग्निक्रम वहां अलग है आयुर्वेद में, लेकिन जो मॉडर्न साइंस से कहा, तुलना किया, उन्होंने कहा कि नॉर्मली जब ऑक्सीजन होगी तब ये अग्निक्रम एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे सब काम कर रही है। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, बोन मैरो में जब लाल रक्त कण के निर्माण के समय उस स्थान की लाल रक्त कोशिकाओं का संवहन मतलब मूवमेंट रुक जाता है, यानी मूवमेंट रुक मतलब कि इस समय ऑक्सीजन उनको कम हो जाती है, तब ये निर्माण होता है, ये इनका कहना है। वो ये कह रहे हैं क्या कि निर्माण होने के समय आरबीसी का मूवमेंट रुक जाता है, मतलब कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाँ, मतलब जितनी संख्या आरबीसी में होगी तो उतनी जो है ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो होगी घटेगी, तो उतना जब कम होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो उस समय निर्माण होगा। ये प्रोसेस बता रहे हैं उसका, ये प्रोसेस कहीं उसमें होगा, 4 जो मेटाफेज वो फेजेस होती है ना डेवलपमेंट की, मेटाफेज, टेलोफेज, वो उसकी बात होती है, वो हम लोग उसको अभी जान नहीं रहे, क्यों इतना समझ रहे हैं कि यानी इसमें अग्नि कम होगी तो भी ये प्रोडक्शन होगा, ये कह रहे हैं। ठीक, अग्नि कम होगी तब, मतलब ऑक्सीजन कम होगी तो भी प्रोडक्शन होगा ये। तो इसका अंशुधन क्या होगा? लीवर के रोग, क्योंकि लीवर में रह रहा है, पीलिया, जॉन्डिस उसी का है, खून की कमी, एनीमिया, रक्त संबंधी विकार, ये इसके दोष है। साधक पित्त, अब आ जाइए, साधित कार्याण इत साधकम। आज हम लोग पित्त पूरा खत्म कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। शरीर में उत्साह, प्रसन्नता आदि कार्यों को जो सिद्ध करता है वो साधक है। अब देखिए साधक पित्त को देखिए, यहाँ पर साधक पित्त को, वहां पर हमने कहा था रंजित मन रक्ति करो तो रसम, जो रस को रक्त करता है, और यहाँ क्या है, जो कामों कर दे, इसके लिए हृदय का देखिए उत्साह, प्रसन्नता, ये कार्यों करती है। तो यानी आपके शरीर में, आपके मन में जो उत्साह है, जो काम करने की जो वीरता है, बहादुरी है, वो पित्त के कारण है, ये और स्पेशली साधक पित्त के कारण है। साधक पित्त शूरता, हर्ष, प्रसन्नता आदि मानसिक क्रियाओं का संपादन करता है। यही अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी तो भय करेगा, क्रोध करेगा, मोह करेगा। तो इस पित्त की, इस साधक पित्त की कमी से आपको ये होते हैं। अब ये लिखा हुआ कि हृदय में स्थित पित्त की संज्ञा साधक है। ये पित्त मनोरथ को साधने वाला है, जो आप मन में इच्छा करते हैं, जो मनोभाव आपके हैं, उनको साधने वाला है, उनको नियंत्रित करने वाला है। जब मनोरथ सिद्ध करने वाले पित्त को हम लोग कहेंगे शोक। अब क्या हुआ, अब जो बैलेंस और इनबैलेंस फॉर्म की बताई उन्होंने, शोक, भय, क्रोध, हर्ष आदि मन की भावाजन्य अवस्थाएं हैं, नेचुरली इमोशनल हमारे वो है। अगर ये अब आगे और डिफाइन कर रहे हैं, देखिए कि कल्पना, देखिए यहाँ पे करिए, कल्पना द्वारा अथवा देखने सुनने से पूर्व घटित जो घटनाएं होती हैं उनका स्मरण हम करते हैं तो उसको स्मृति कहते हैं। यानी अगर कोई हम पहले कोई चीज देखी है, या हमने विचार किया है, या हमने पढ़ा है, उसको अगर हम दोबारा स्मरण कर लेते हैं तो ये हमारी स्मृति है। स्मृति के दृढ़ होने से हमारा, अगर स्मृति हमारी पावर वो है तो स्मरण हमको याद आ जाएगा। और स्मृति और धैर्य से बुद्धि उत्पन्न होती है। अगर आपके पास स्मृति भी है और आपके पास धैर्य भी है तो इससे बुद्धि आपकी उत्पन्न होगी, और ये बुद्धि जो है इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसी को रीजनिंग बोलते हैं हम लोग। और यही करेक्ट एनालिसिस को भी अगर उसकी बात करें अंग्रेजी में या नए शब्दों में, तो नए शब्दों में हमारा करेक्ट एनालिसिस भी इसी काम है, मॉडर्न साइंस की बात करें। लेकिन इसी को उन्होंने स्मृति कहा था, इसी में मेधा कहा था, इसी में बुद्धि कहा था। तो मन ही अब ये काम, क्योंकि अब देखिए वहां कह रहा है ना,
मानसिक क्रियाओं का संपादन करने का काम है। तो जो ये क्रियाएं हैं ये भी तो ही कर रहा है, ये भी तो साधक पित्त कर रहा है। तो साधक पित्त क्या कर रहा है, ये समस्त कर्म मन द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन पित्त यहाँ कर रहा है, ये आपका ये कार्य मन से हो रहे हैं, लेकिन तब भी साधक पित्त उसमें एक्टिव है, साधक पित्त की वजह से हो रहे हैं। तो मन ही बुद्धि को अच्छे बुरे क्षमता प्रदान करता है। हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि मन जो है वो कंट्रोलर है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे बुरे की पहचान करेगा, उसी में बुद्धि आश्रित होती है। तो यही कह रहा है कि मन का स्थान, जो आयुर्वेद में मन का स्थान सिर और तालु के मध्य मस्तिष्क में कहा गया। तालु यहाँ हुई, इसके मध्य में हुआ तो मस्तिष्क हुआ। यानी ये मानसिक क्रियाएं मॉडर्न साइंस के हिसाब से मस्तिष्क में है, आयुर्वेद के हिसाब से मन में है, और साधक पित्त के अनुसार जहां भी साधक पित्त है वो कंट्रोल कर रहा है। अब समझ ये बता देखिए, मॉडर्न साइंस में मस्तिष्क, चरक संहिता के हिसाब से मन, ये मनोभाव, और साधक पित्त उनको कंट्रोल कर रहा है, साधक पित्त उसमें भूमिका निभा रहा है। अब साधक पित्त कहाँ है, देखिए साधक पित्त कहाँ है, हृदय को चेतना का स्थान माना गया है। हृदय में ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, ठीक है। तो हृदय को चेतना का स्थान, यानी ईश्वर का स्थान, आत्मा का स्थान, परमात्मा का स्थान, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति गीता। तो कह रहे हैं कि चेतना का स्थान हृदय है, साधक पित्त हृदय में रहता है। अब इस हृदय का, इसका साधक पित्त का निवास स्थान हृदय है। अब हृदय क्या कंट्रोल कर रहा है, मन का कार्य क्षेत्र क्या है, देखिए मन मनोभाव का कार्य क्षेत्र वो मस्तिष्क है, मॉडर्न साइंस मस्तिष्क है। तो यानी मस्तिष्क और मन और साधक पित्त, और जो साधक पित्त हृदय, तो यानी हृदय और मन दोनों जुड़ गए। इस थ्योरी के हिसाब से जो मस्तिष्क है या मन है और हृदय, दोनों के कार्यों को मिलाए, कैसे मिलाए देखिए, कैसे, अगर हार्ट में, देखिए मॉडर्न साइंस, अगर हार्ट से उसमें जो हमारा रक्त है ये मूवमेंट न करे ब्रेन को, तो क्या ब्रेन बहुत अच्छा सोच सकता है? वो तो रोने लगेगा, उसके सब सेल्स रोने लगेंगे, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा, तो वो आपके मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, और ना अच्छे जो भावनाएं आएंगी, शूरवीरता का, बहादुरी का, उत्साह का, ये सब नहीं रहेगा। तो वही उसको कहा है कि मस्तिष्क को जाने रक्त कुछ मिनटों में रुके तो मस्तिष्क कोशिकाएं क्या होंगी, इन्फाक्ट हो जाएंगी, निर्जीव हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो मस्तिष्क तल हृदय से ऊंचा है, तो बता रहे हैं कि ऊपर है, तो ऊपर के लिए फोर्स चाहिए अगेंस्ट, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर जाना चाहिए। तो अगर धीमी गति से जाएगी तो उनको सप्लाई ठीक से नहीं मिलेगी, और अगर तेज गति से जाएगी तो वहां कहीं डैमेज करेगी, ये इसका कहना है। इसलिए साधक पित्त का कर्म क्षेत्र मस्तिष्क है मॉडर्न साइंस, और साधक पित्त का कार्य क्षेत्र मन है, और साधक पित्त हृदय में निवास करता है। यानी हृदय और मन, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से मस्तिष्क साधक पित्त के द्वारा नियंत्रित होते हैं। साधक पित्त उसमें बहुत एक्टिव रोल अदा करता है, ये इसका कहने का मतलब, बस कुल मिलाकर ये माने मन और मस्तिष्क और चरक संहिता नहीं, मन और साधक पित्त और हृदय चरक संहिता, और ब्रेन और हृदय और साधक पित्त मॉडर्न साइंस, ठीक कॉम्बिनेशन किया उन्होंने, कंबाइन किया हुआ। असंतुलन होगा तो क्या होगा, हृदय का अटैक होगा, अनिर्णय स्थिति होगी। अनिर्णय वहां हम लोग कहाँ ले गए थे, चाइनीज में, बोलिए चाइनीज में, चाइनीज में बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, ब्रेन, यस, हाँ, अनिर्णय की स्थिति, मनोभाव विकृत, ये सब इसके साधक पित्त के हैं। अब आलोचक पित्त, तिवारी जी बता दीजिए कितने मिनट तक करना है, आज मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। पित्त खत्म कर दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है सर पढ़ के। हाँ पित्त, ये सब देखिए, देखिए पढ़ेंगे तभी तो आगे उसमें करेंगे क्लैरिफाई कि भाई खत्म कर दीजिए पित्त सर। हाँ,
तो आलोचित दर्शित रूपम इति आलोचकम। देखिए क्या कहा है, जो नेत्रों में स्थित होकर रूपों को देखने में सहायक होगा वो आलोचक है। तो ये चलिए हम लोग बहुत सामान्य से मान रहे हैं, लेकिन देखिए देखना किसका काम है, अविकृत। जब अविकृत की बात होगी तो हमेशा बैलेंस समझिएगा आप लोग। विकृत माने इम्बैलेंस, और बैलेंस का अविकृत। देखना अविकृत पित्त का कर्म है, और आलोचक पित्त के असंतुलन कारण दृष्ट दोष होता है। अगर दृष्ट दोष है तो आलोचक पित्त गड़बड़ है। अब दो है, अब ये क्या, नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। तो अब आलोचक पित्त दो प्रकार के हैं। एक कहा चक्षु वैशेषिक, मतलब आंख की वजह से जो आंख में जो हो रहा है उसकी विशेषता वाला चक्षु वैशेषिक है, और दूसरा बुद्धि वैशेषिक। यहाँ पर जब समझ लीजिएगा, देखिए बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक थोड़ा सा अंतर है, बस बहुत समझना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो है। तो इसमें नेत्रों में क्या करेगा, नेत्रों में रहेगा और दो चीजों का तुलना करेगा। ये है क्या, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये हमारा आदमी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सियार है, ये गधा है, ये जो है शेर है ना, ये व्यक्ति है। तो ये नारी है, ये पुरुष, ये जो अंतर कर रहा है ये हमारा चक्षु वैशेषिक है। ये नेत्रों में रहकर के ये अंतर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उन चीजों के कौन सा है। ठीक है, आकार का है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, छोटा है ना, ये जो करेगा ये करेगा। तो अब इसको बताया मॉडर्न साइंस से जुड़ा सब इसमें, चूंकि हम लोग किताब चरक से लेकर के और चरक किताब बनाई जा रही थी, तो उसमें पूरा उन्होंने मॉडर्न साइंस कि ऑप्टिक नर्व, अब ऑप्टिक नर्व जो है बाहर सामने तो आंखें हैं, और ऑप्टिक नर्व हमारी गई है पीछे, और वो जो हमारा विजुअल हमारा जो एरिया है, उस विजुअल एरिया में ये फैले हुए हैं। कौन सा क्या है, ये गोलक, ये ऑप्टिक नर्व का अंतिम सिरे वहीं पर है। अब क्या होता है, जब कोई प्रकाश पड़ेगा वहां पर, देखिए वहां क्या शंकु है और रॉड्स है। तो रॉड्स को हम लोग यूज करते हैं रात में नॉर्मली। रॉड माने हम लोग कहते हैं रात बिजली जलाओ तो रॉड जला दो, तो रॉड माने रात को। तो रात वाले जो दृष्टि है वो हमेशा रॉड से संबंधित होती है, यानी उसमें कलर का डिफरेंशिएशन उतना नहीं होता। रॉड माने कि, लेकिन जो कोन्स होते हैं वो दिन के लिए एक्टिव होते हैं कोन्स। तो रॉड को रात वाले समझिए और कोन्स को आप दिन के लिए समझिए, जो आपको केवल ये नहीं है अधिक क्लैरिटी ऑफ विजन हो, नंबर 1, नंबर 2 जो आपको कलर विजन भी दे सके। क्लैरिटी ऑफ विजन एंड कलर विजन, जो कलर स्पष्ट बता सके कि ये हरा है, ये पीला है, ये नीला है, ये लाल है, वो जो बता सके वो आपको कोन्स देता है। तो अंतिम सिरे पर जो मौजूद है वो वहीं पर आपके क्या है, कोन्स है और रॉड्स है। तो जब कभी प्रकाश की किरणें इनमें पड़ेंगी तो वो कलर का फोटोकेमिकल्स होते हैं, उन फोटोकेमिकल से वो कलर का आपको आभास देते हैं कि ये कौन से वो है। तो वही जो आपकी इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, यही आपको केवल आंख देख करके नहीं तय होता। आंख जो है, जो ऑप्टिक नर्व है, वो ब्रेन को मैसेज देती है जाकर के, वो ब्रेन को मैसेज देती है कि वर्चुअली ये चीज है, तो वो पूर्व ज्ञान कराता है। तो ये आपको आलोचक पित्त का है। तो अगर कभी इस ऑप्टिक नर्व में गड़बड़ी हुई, यानी इस आलोचक पित्त में कहीं गड़बड़ी हुई और ऑप्टिक नर्व में गड़बड़ी हुई, तो आपको दो चीजों का होगा, या तो आपको कलर का विजन उतना क्लियर नहीं होगा, या आपको क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होगी, या आपको उस जगह, मतलब आप पूरा आकृति देख तो रहे लेकिन पूरी आकृति देख नहीं पा रहे हैं बस। तो ये इसमें से ये आपका चक्षु वैशेषिक है। बुद्धि वैशेषिक क्या है, बुद्धि भी तो विशेषता रखती है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि भी तो ये देखती है कि ये जो बोल रहा है इसका अर्थ क्या है। यह आपके जो सामान्य शब्द बोल रहा है, क्या उन सामान्य शब्दों में ऐसा तो नहीं कि उन सामान्य शब्दों में कोई अलग अर्थ हो। तो इसलिए वो सामान्य जो शब्द हैं उनके अर्थों को ग्रहण करने काम जो है बुद्धि वैशेषिक करते हैं। अगर बुद्धि वाली ये जो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त उचित है तो क्या करता है, वो
आपके जो बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, शब्दों के जो अर्थ है उनको ग्रहण कर लेता है और उसके बाद फिर उसको रिप्रेजेंट करता है जब कभी हो रहा। तो भूतकाल की स्मृतियों के आधार पर भविष्य में तत्संबंधी इच्छाओं को उत्पन्न करता है। अब भूत, जो कि भूत तो उसके पास एक एग्जाम्पल के रूप में होता है, उससे वर्तमान पर अपना कार्य करता है। तो अब उन्होंने कहा कि इसका क्षेत्र कहाँ है, उन्होंने बताया इसका क्षेत्र कैवर्नस साइनस पर है। तो कैवर्नस साइनस का पॉइंट उस दिन बताया था, निरंजन जी ने बताया था। कैवर्नस साइनस का एक पॉइंट बताया था, ये आपको किताब में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट वाले में से है शायद। और ये कहीं ये GB1 नहीं UB1 और नाक के उसके पास में बीच में था कहीं पर, ठीक है। तो यहीं पर था ना, कहीं यहीं पर था, इसी जगह कहीं इतनी दूरी पर कहीं बीच में कोई मिलाने का पॉइंट था। तो वो पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये देखिए उस पॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट का हमने भेजा था आप उसमें ट्रेटाइज 2 में है सर, ट्रेटाइज 2 में हमने एक अलग से PDF बना के भेजा हुआ है आप लोगों को। अच्छा जी सर, उसमें जी सर, शिक्षा वाले में भेजा है ना, याद करिए। अभी मैंने दूसरी समय जब बात चल रही थी उसमें भेजा, तो मैंने उसको बना करके अलग से हमने PDF के फॉर्म में आप लोगों को भेज दिया है इसी समवाय शिक्षा में। उसको जरूर देखिए, सारे पॉइंट मतलब दोनों पॉइंट कवर किए हैं, ट्रेटाइज 4 में और ट्रेटाइज 2 दोनों में। तो ये वाला पॉइंट है। तो ये कैवर्नस साइनस है जो सभी ज्ञान इंद्रियों का केंद्र है। देखिए वो बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको जरूर ट्रीटमेंट करिए। इस क्षेत्र से नेत्र में आने वाली रक्त वाहिकाएं जितने जो सेल होती है प्लस नर्व्स टिश्यूज सब इसमें से गुजरते हैं। तो ये जो है, अब ये हम लोग जब आगे ब्रेन पढ़ेंगे, इसी के सब पास साइको सेंसरी भी इसी के पास है, साइको मोटर भी, दो यानी सेंसरी और मोटर दोनों अगल बगल है। तो यानी एक जगह सेंसरी जाती है और उसी के बगल में एनालिसिस के बाद मोटर नर्व जो है आदेश देती है। तो वो उसका क्षेत्र है। आंख के रोग होंगे, इससे असंतुलन, दृष्टि दोष होगा, विचार शक्ति की कमी होगी, विवेक शक्ति की कमी। क्यों? क्योंकि दोनों का है, आलोचक बुद्धि और उसका भ्राजित प्रकाशित वर्णम इति भ्राजकम, जो आपके वर्ण को, आपके त्वचा के रंग को प्रकाशित करता है, वो जो है आपको भ्राजक पित्त है। तो जो अब कभी देखिए, शरीर का तापक्रम, शरीर को सुंदर बनाने का काम जो है इसी काम है, ठीक है। तो त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाला यही भ्राजक पित्त है। तो भ्राजक पित्त माने जब भी कभी आएगा, आता जरूर है। भ्राजक पित्त का काम क्या है? त्वचा को प्रकाशित वर्णम, भ्राजित प्रकाशित वर्णम, वर्ण को प्रकाशित करता है, वो भ्राजकम है। तो इसमें हम लोगों ने मिलेनिन पढ़ा था, त्वचा में पढ़ा था ना मिलेनिन जितना होगा उतना अधिक ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन होगा। मिलेनिन कम होगा जितना, उतना आपका अधिक व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन होगा। तो वही उसके बता रहे हैं कि जो त्वचा के अंदर जो है, और उसका हम लोगों ने पढ़ा था शायद ऊपर से तीसरा जो स्तर है, दूसरा या तीसरा स्तर है, वहां मिलेनिन और 5 तरह होते हैं, मिलेनिन, मेलेनॉइड और हाइपो 3-5 है, 5 इसमें वो है टिश्यूज हैं जो वहां पिगमेंट्स बनते हैं। तो और अगर ये 5 नहीं होते हैं तो एल्बिनिज्म करके एक रोग हो जाता है, बिल्कुल व्हाइटिश जो कॉम्प्लेक्शन होता है, वो मेलेनिन की सब वही, उन्हीं की वजह से सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो त्वचा में ऊष्मा का नियंत्रण यही करता है। क्यों? जो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस सबका गर्मियों का सबका नियंत्रण केंद्र है, टेम्परेचर का सबका। तो अगर शरीर में ऊष्मा की वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? ये अधिक एक्टिव हो जाएगा और त्वचा से जो है अधिक से अधिक पानी बाहर निकाल देगा, ताकि गर्मी बढ़ गई है तो आपको आपकी गर्मी को शांत कर देगा। अब इन्होंने कहा शरीर की ऊष्मा का 60% त्वचा से विकिरण होता है, रेडिएशन द्वारा। हम लोगों ने 3 पढ़ा था ना, क्या हम लोग रेडिएशन जानते हैं? कन्वेक्शन और कंडक्शन तीनों जानते हैं कि नहीं? वो 1-1 मिनट बताना है बस। अगर मुझे कोई चीज
आप क्लास में बैठे हुए, मुझे एक कोई चीज आपको क्लास में देनी है तो दो तरीके हैं, एक तो मैं लाइन पूरी लगा दूं और एक लड़के को दे दूं, उसके बगल में दूसरी, दूसरी के तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी की पांचवी, इस तरह किताब पहुंच जाए अंतिम वस्तु के पास। इसको बोलते हैं कंडक्शन। एक किताब दिया, बगल में दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे को दिया, चौथे दिया, और करते हुए अंत तक पहुंच गए। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा ये कि मैं बैठा हुआ अपनी टेबल पर, एक सज्जन आए, एक स्टूडेंट आए और वो ले गए, दूसरे स्टूडेंट है वो ले गए, तीसरे आए वो ले गए, एक तरीका ये मेरे पास, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन। तीसरा ये है कि मैं यहीं से लास्ट में बैठे हुए स्टूडेंट को भेजना हो तो मैं यहीं से किताब फेंक दूं और सीधे वो चली जाए, दिस इज रेडिएशन। क्लियर? साधारण शब्दों में इसी को समझ लीजिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। पानी जो है, पानी को जब गर्म होता है तो देखिए, कंडक्शन का एग्जांपल सर जैसे रॉड गर्म होता है ना एक सिरे से दूसरे सिरे तक, हाँ वैसे भी सकते हैं। बिल्कुल वही हमने कहा ना कि किताब जो है, एक किताब दे दिया, उसने बगल में दे दिया, बगल में तीसरे को दे दिया, तीसरे चौथे को, इस तरह करते पहुंच गए, तो यही कंडक्शन है। कन्वेक्शन में पानी गर्म होना, अब देखिए बुलबुला आता है, यूं जाता है, ऐसा मूवमेंट करता है ना वो, तो वो तरीका हो। और तीसरा रेडिएशन, सूर्य की किरणें, ठीक है, ये हो गया। तो ये कंडक्शन द्वारा 60% होता है रेडिएशन द्वारा, और 15% कन्वेक्शन द्वारा होता है, और 25% श्वेत के रूप में त्वचा से और जल वाष्प रूप फेफड़ों से निकल जाता है, ये है, ठीक है। जब श्वेत का प्रतिशत 25% अधिक हो जाएगा तो अधिक पसीना आएगा, बीमारी का द्योतक है। तो ये फेफड़ों के अधिक क्रियाशील होने के कारण रक्त का संचरण प्रभावित होने लगता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, तो उसका पिगमेंटेशन प्रभावित होने लगता है। तो इसलिए हम लोग पिगमेंटेशन को हमेशा लीवर से जोड़ते हैं, अग्नि से जोड़ते हैं, पिगमेंटेशन को उसी से जोड़ते हैं। तो उसी में क्या होता है, सफेद धब्बे, तो ल्यूकोडर्मा होता है। तो ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं किसका, लीवर का। तो उसमें भी लीवर का वही करेंगे, 2,3,1,4,2, ठीक, ल्यूकोडर्मा और लीवर के करेंगे, ठीक है, क्लियर। आधुनिक स्तर पर त्वचा एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर, सबसे भीतरी स्तर, वर्णक स्तर, ये क्या मालफिजियन लेयर कहलाता है। इस तरह कोशिकाओं में पिगमेंट्स होते हैं, मिलेनिन कहते हैं, और इनका काला होता है रंग। जितने अधिक संख्या होगी उतना ही श्यामल होता जाएगा रंग, और इनकी सूर्य प्रकाश इनकी उत्पत्ति में सहायक है। अतः गर्म देश के निवासी श्यामल वर्ण के होते हैं। तो ये उसी पर है, क्लियर। तो भ्राजक पित्त के असंतुलन क्या होंगे, मुहासे होंगे, फोड़े होंगे, खारिज, एक्जिमा, छाले, सिरोसिस और त्वचा के रोग। फिर पांचवा है पचयत या पाचयत, जो भी पचयत या लिखिए, चाहे पचयत लिखिए चाहे पाचयत लिखिए, कोई एक ही बात है। पचयत आहारम इति पाचकम, जो आहार को पाचन कराता है वो पाचक पित्त है, ठीक है। पचाना अग्नि अधिकृत, वो वही पित्त का कर्म है। पाचक पित्त आहार का पाचन करके सार भाग और मल भाग को अलग अलग करता है, और आहार का अगर पाचन उचित नहीं होता तो शरीर में अन्य धातु होने से पाक क्रियाओं में दूसरे चारों पित्तों कर्म, अगर मान लीजिए इसका नहीं हुआ तो हमको आगे रस, रक्त, मांस, आगे तो हम नेचुरली सारे धातुओं की विकृति इसी से हो जाएगी। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर ये ठीक से नहीं हुआ, पच नहीं पाया, तो आगे के हमारे सारे जो है जो धातुएं हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। अब शरीर में प्रतिक्षण उसके क्रियाशील रहने के कारण धातुओं का क्षय होता रहता है। इस क्षय की पूर्ति वृद्धि के लिए निरंतर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका पूर्ति अगर जो, क्योंकि हम लोग मेटाबॉलिज्म हमेशा कोई ना कोई सेल टूटता है, कोई ना सेल बनता है। अब ये सेल टूट रहा है, कोई सेल बन रहा है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन तो आपको नेचुरली जब आप भोजन बाहर से लेंगे तभी तो मिलेगा। तो वही न्यूट्रिशन हमेशा आपको, पहला तो आहार द्रव्य है, पहला तो आहार खाएंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर जब पाचन होगा तो पाचन के साथ साथ दो उसके लेयर हो जाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा है, एक हमारा सार भाग और एक जो है हमारा वेस्टेज। तो वेस्टेज बाहर चला जाएगा और सार भाग हमारा
आंतों में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ठीक पाचन होगा तो हमारे रस, इस रस से, पाचक रस से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रस से आगे चलेंगे, आगे समझ जो सातों धातुएं ठीक से होंगी, और इस पर ही सब अंग अग्नियां आश्रित हैं, और आयु, बल, वर्ण, उत्साह, कांति, ओज, तेज, प्राण, ये सब जितने भी डेवलपमेंट है यही से होगा। पहला, अग्नि के शांत होने पर मनुष्य नहीं रहता है। ठीक है, यदि पांचाग्नि स्वस्थ है तो मनुष्य निरोग चिरायु रहता है। यदि अग्नि विकृत, मन, तीक्ष्ण, विषम है तो ये वैसे ही आदमी अस्वस्थ रहता है। तो इसमें क्या है, अल्सर, हृदय में जलन, अपच, बुरी आदतें, अत्यधिक इच्छाएं, कीटाणुओं का नाश, पाचन, वही कीटाणु माने अंदर वाले तत्व हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पाचक पित्त के अंदर कीटाणुओं का नाश माने जो आपके अंदर की जीवाणु जो होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उनका पाचक नली में विषद्रव्यों का नाश, और असंतुलन में होगा तो अगर बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये उनके दिया हुआ पित्त का सारांश ये है कि पित्त दोष के सार है अग्नि और जल तत्व। अग्नि शरीर और मन दोनों स्तर पर परिवर्तन को उत्तरदायी है। मानसिक जानकारियों का पाचन और शारीरिक भोजन का पाचन एक दूसरे के पूरक है। तो हम लोगों ने इस आधार पर आज जो है ये वाला काम पूरा कर लिया, और हम लोग बस यही है कि हम लोग इस वीडियो को प्रचारित करें, बताएं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी महत्वपूर्ण है। वात, पित्त, कफ के आधार पर, और 6 धातुओं के आधार पर, और 5 महाभूतों के आधार पर, और 5 द्रव्यों के आधार पर जो चिकित्सा के सिस्टम डेवलप की गई है वो आयुर्वेदिक है। हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से। तो ये हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। हम लोगों ने जो चरक संहिता को लिया है, चरक संहिता का आधार लिया है, तो हमारा जो पुराना हमारा स्थापित ग्रंथ है, उस ग्रंथ से ही हमने सारी चीजें लिया है। कोई नई चीज हम लोग नहीं लिया, बाहर की कोई चीज नहीं लिया, उनको मॉडर्न साइंस से तालमेल हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उनके सिद्धांतों को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई गलती करते हैं, और इसलिए ये उतना ही प्रभावी है जितना कि कोई भी विधा प्रभावित हो सकती है। तो हम लोग इन शब्दों से अपनी बात खत्म करते हैं कि अगर हम इसका प्रचार करेंगे, विधा का प्रचार करेंगे, तो हम पीड़ित मानवता को कहीं ना कहीं कष्टों से छुटकारा दिला पाएंगे, और तभी हमारे संस्थान का जो उद्देश्य है, संस्थान का जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसका सार्थकता सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो बंद कर रहे हैं।